the two effects of outstanding expenses. What will do with outstanding Expense and liability. expense में add और liability. What about prepaid expense? Expense minus and assets. Doesn't belong to this here. Income receivable. Income मिलना बाकी है. Income में plus and asset में plus. Income में plus and asset. Income receivable is like outstanding expense. Add to income and assets. Income received in advance, pre-received income ज्यादा मिल इनकम से माइनस एंड लायबिलिटी ज्यादा मिल गया तो कम करो. देखो इनकम और एक्सपेंस दोनों अर्न और इनकर्ड बेसिस पर दिखना चाहिए ना, ज्यादा ना कम. ज्यादा है तो माइनस करो, कम है तो ऐड करो. कम है तो उसको रिसीवेबल बोलते हैं, ज्यादा है तो उसको प्री रिसीवेबल. एंड सेकेंड इफेक्ट इनकम रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी ऑब्लिगेशन है, सर्विस या काम करना या गुड्स देना बाकी. हेलो, वी गॉट दैट. हेलो. देन वी सॉ unrecorded purchases. What are the two effects of unrecorded purchase? Add to purchase, add to credit. Unrecorded sales, add to sales, add to debtors. बराबर है. Then we also saw very important adjustment of bad debts. There were 4 items if you remember. Bad debts, further bad debts, NRDD and ORD. NRDD and ORD. Okay, bad debts कहाँ appear होता है? Trial balance की adjustment. Trial balance. So it will have 2 effects or 1. Recorded bad debt. So 1 effect where P&L debit expense. P&L debit expense. ध्यान से देख लो. What is further bad debts? Why in adjustment? What do you mean by this? Unrecorded bad debt. So what is the entry for this? Bad debt to debtor. तो 2 इफेक्ट क्या होंगे इसके? Add to this bad debt, P&L debit and what? Debtors में से माइनस क्रेडिट हो रहा है ना, डेटर कम हो रहा है. Bad debt, further bad debt समझा? Bad debt loss, further bad debt और loss. अनरिकॉर्डेड लॉस. तो एक्सपेंस को बढ़ाया और डेटर को घटाया. व्हाट इज एनआरडीडी का फुल फॉर्म? न्यू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स या न्यू रिजर्व फॉर बैड डेट्स. ये क्या होता है? इसका मतलब क्या है? अजम्पशन. क्या अजम्पशन? प्रोविजन. किया किसका प्रोविजन? कि फ्यूचर में और बैड डेट्स होंगे लगता है तो अभी से प्रोविजन दिखा दो. फ्यूचर में और लॉस होगा तो अभी से प्रोविजन दिखा दो. दैट्स कॉल्ड एनआरडी. हाउ डू यू क्रिएट एनी प्रोविजन? व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर क्रिएटिंग एनआरडी? P&L to NRD. P&L to NRD. So what are the 2 effects? ये भी एडजस्टमेंट होगा, इस साल क्रिएट करना है. तो what are the 2 effects of NRDD? एक यही बैड डेट्स में ऐड कर दो. लॉस को बढ़ाता है कि घटाता है? एनआरडी. एनआरडीडी लॉस को बढ़ा देता है. And what is the second effect? What is NRDD? Actually a liability, but for presentation you subtract from debtors and show it. And what is ORD? लास्ट ईयर का NRDD. लास्ट ईयर का NRDD becomes ये साल का ORDD. तो लास्ट ईयर क्योंकि आपने ऑलरेडी लॉस बता के लायबिलिटी बनाया हुआ है, तो क्या वो ये साल का भी लॉस बढ़ाएगा कि घटाएगा? घटाएगा. ORDD पहले तो अपीयर कहाँ होगा? ट्रायल. के लास्ट ईयर रिकॉर्ड हो चुका है तो एक ही इफेक्ट. व्हाट इज दैट? P&L में माइनस, डेबिट साइड से माइनस. आपका ये 3 चीज लॉस को बढ़ाता है, लेकिन ORDD लॉस को, इसलिए हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था. याद है वो फॉर्मूला? व्हाट इज द फॉर्मूला? टू बैड डेट प्लस फर्दर बैड डेट प्लस NRDD और माइनस ORD. बैड डेट लॉस, फर्दर बैड डेट और लॉस, NRDD एंटिसिपेटेड लॉस और ORDD लास्ट ईयर का रिजर्व ये साल के लॉस को घटा. इज दिस क्लियर? एंड दिस ईयर का NRDD विल बिकम नेक्स्ट ईयर का ORD. वो नेक्स्ट ईयर के लॉस को कम करेगा. वापस नेक्स्ट ईयर क्रिएट करोगे वो लॉस को बढ़ाएगा, उसका नेक्स्ट ईयर वापस लॉस को घटाएगा. व्हाई डू वी डू दिस? नेक्स्ट ईयर लॉस तो होने वाला था, अभी क्यों लॉस दिखा दिया? कंजर्वेटिव. Show your future losses in advance, but never show your gains in advance. Is it clear? 4 आइटम्स क्लियर है सब. बैड डेट और ORDD 1 effect, FBD NRDD 2 effects. All clear? Now there are 4 more new adjustments we are going to learn today. Okay.
सुनो ध्यान से, मुझे बताओ, सपोज आपने गुड्स लॉस्ट बाय फायर हो, आपके कुछ गुड्स लॉस्ट बाय फायर, अब उसकी जर्नल एंट्री तो बहुत बार कर चुकी हो, गुड्स लॉस्ट बाय फायर. व्हाट इज द एंट्री फॉर गुड्स लॉस्ट बाय फायर? लॉस्ट बाय फायर टू परचेज या फिर गुड्स लॉस्ट बाय फायर. बराबर है. अभी समझो 5,000 के गुड्स आर लॉस्ट बाय फायर, 5,000 के गुड्स आर लॉस्ट बाय फायर. टेल मी द two effects of this. You want to include this in the final. तो लॉस बाय फायर कहाँ जाता है? PNL डेबिट. तो लॉस बाय फायर PNL डेबिट अगर है तो ठीक है, वरना ऐड कर देना उसमें. है तो ऐड कर दो, वरना अलग से लिख दो. लॉस बाय फायर, लॉस बढ़ा एंड ट्रेडिंग डेबिट टू परचेज या फिर गुड्स लॉस बाय फायर. ट्रेडिंग डेबिट माइनस ट्रेडिंग डेबिट में माइनस करने के बदले और क्या कर सकते? ट्रेडिंग क्रेडिट. ट्रेडिंग क्रेडिट लिख दो. लॉजिक वही क्लोजिंग स्टॉक वाला लॉजिक है कि समझो जेठालाल ने 10 मोबाइल फोन लिए थे. कितने? 10 मोबाइल फोन, लेकिन उसमें से याद है 9 ही बेच पाया. तो एक मोबाइल फोन क्लोजिंग स्टॉक में था, याद है? 1 लाख का मोबाइल फोन, लेकिन 1 लाख लिया था कि 1.5 लाख लिया था? क्यों 1.5 लाख लिया था? बाकी सारे एक्सपेंसेस भी पड़े हुए हैं क्लोजिंग स्टॉक में. रिमेंबर, क्लोजिंग स्टॉक नॉट ओनली इंक्लूड्स द परचेज वैल्यू, इट आल्सो इंक्लूड्स ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस. यस, सेम वे 10 मोबाइल फोन में से समझो एक मोबाइल फोन जल गया. एक मोबाइल फोन, तो एक मोबाइल फोन जो जला उसका कॉस्ट क्या होगा? 1 लाख की 1.5 लाख? 1.5 लाख. जल गया तो भी उसका कॉस्ट 1 लाख नहीं है, 1.5 लाख. उसके अंदर भी ओरिजिनल कॉस्ट और प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस पड़ा हुआ. अब हम लोग क्या करेंगे? वो पूरा 1.5 लाख हटाएंगे ट्रेडिंग से और किधर डाल देंगे? PNL. क्यों ट्रेडिंग से हटा के PNL में डाल रहे हो? इधर भी तो एक्सपेंस है, इधर भी तो एक्सपेंस है, तो ऊपर ही रहने दे दो. 1.5 लाख का इफेक्ट क्या है? लॉस बाय फायर टू परचेज. लॉस बाय फायर मतलब क्या? इनडायरेक्ट एक्सपेंस बढ़ा, परचेज मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस घटा. तो व्हाई आर वी डूइंग दिस? इनडायरेक्ट बढ़ा रहे हो, डायरेक्ट घटा रहे हो. एक एक्सपेंस बढ़ा रहे हो, एक एक्सपेंस घटा रहे हो. इससे अच्छा ऊपर ही रहने दे दो ट्रेडिंग में. क्यों निकाल रहे हो वहां से? क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक हम लोग को इनकम देगा. क्लोजिंग स्टॉक तो अलग बात है, इसलिए हम उसे ऊपर रखते हैं. ये तो हमारा ये लॉस बाय फायर की बात कर. लॉस बाय फायर जो है, समझो 10 मोबाइल फोन जेठालाल ने खरीदे. 10 मोबाइल फोन में से 9 मोबाइल फोन बेचे और एक जल गया. 9 बेचे और एक जल गया. तो वो जला हुआ फोन हम लोग ऊपर से निकाल के इधर डाल देते हैं ना, PNL. दिस इज व्हाट वी डू ओवर हियर. लॉस बाय फायर टू परचेज मतलब ऊपर से हटाया और PNL में डाला. तो ऐसा क्यों करते हो? ऊपर से क्यों निकाल के PNL में डालते हो? ऊपर ही रहने देते. हाँ, क्या फर्क पड़ा? इंश्योरेंस नहीं है, नो इंश्योरेंस, अनइंश्योर्ड. ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज कर. ट्रेडिंग अकाउंट तो वैसे भी आप क्लोज करते हो. ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस तो आप वैसे भी ढूंढते हो. आपने क्वेश्चन समझा? आपने 10 मोबाइल फोन खरीदे थे, पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्लूडेड है ना. तो क्रेडिट में जैसे क्लोजिंग स्टॉक आता है तो वो सब कुछ इंक्लूड करके उधर डालना. हाँ हाँ, तो उधर ही जाएगा. उधर ही जाएगा. बराबर है, हम लोग करते हैं. तो करने का मतलब क्या है कि ट्रेडिंग से निकाल रहे हो हाँ. और PNL में डाल रहे हो. बट ट्रेडिंग से क्यों निकाल रहे हो? PNL में क्यों डाल रहे हो? रहने दो ना उसको ट्रेडिंग में. आपने 10 रोज का एक्सपेंस होगा ये. किधर? मतलब ये ट्रेडिंग मतलब रोज होना चाहिए ना. मतलब फॉर एग्जांपल वेजेस हाँ, तो रोज रोज का. एक्सपेंस का है. इनडायरेक्ट. हाँ हाँ हाँ, बट ऐसा क्यों? अगर रहने दिया तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? दैट इज माई क्वेश्चन. रोज रोज का है, रोज रोज का ऊपर होना चाहिए, जो रोज रोज का नहीं है वो नीचे होना चाहिए. अरे रोज रोज का मतलब रेगुलर एक्सपेंस है तो ऊपर होना चाहिए. अरे नहीं मतलब नहीं, बराबर है लॉजिक. अच्छा. रेगुलर एक्सपेंस है तो ऊपर होना चाहिए, इरेगुलर है तो नीचे होना चाहिए. बट क्यों? अगर इधर ही समझो ये आपने 10 मोबाइल फोन खरीदे थे, 1 लाख के 10 पीसेस थे, उस पर ये खर्चा हो गया और उसमें से आपने 9 मोबाइल फोन बेच दिए 1.5 लाख में. 13.5 लाख का सेल हो गया.
9 into 1.5 लाख में आपने बेच दिया, खरीदा था 1 लाख में, ये खर्चा हो गया, तो एक जल गया ना, लेट इट बी देयर ओनली, व्हाई आर वी रिमूविंग एंड पुटिंग इट अंडर पीएल? क्लोजिंग स्टॉक नहीं है ये सब में। 10 खरीदे, 9 बेचे, एक जल गया, क्या लिखो लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर इसके अंदर पड़ा हुआ है एक फोन, 10 फोन है, 10 फोन का खर्चा है। मेरे को कैसे पता चलेगा है कि नहीं? हाँ, तो नहीं पता चलेगा तो रहने दो ना, क्या ही फर्क पड़ता है, होने दो। लॉस बाय फायर पड़ा रहना, एक्सपेंस ही है, इधर दिखाओगे, इधर दिखाओ, चलेगा क्या फाइनल प्रॉफिट तो वही आने वाला। तो इधर से हटा के इधर डालने का रीजन क्या है? इधर अगर आप रहने दोगे ना, अगर इधर रखा तो ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, हाँ ऊपर रखा तो हाँ ठीक है, बट नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा। लॉस बाय फायर हर बार नहीं होता, हाँ तो फिर वो रेगुलर नहीं होना। रेगुलर नहीं हुआ, बराबर है। इसके वजह से क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट जो है इट इज अ कंसिस्टेंट प्रॉफिट। ये आपका बिजनेस का बैरोमीटर रहता है कंसिस्टेंसी का। ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा तो बिजनेस इज डूइंग गुड, ग्रॉस प्रॉफिट घटा तो बिजनेस इज डूइंग बैड। क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे मिलता है? डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंस विच आर मोस्टली कंसिस्टेंट। मतलब ग्रॉस प्रॉफिट अगर इंक्रीज हो रहा है मतलब इट डायरेक्टली अमाउंट्स के आपने सेल्स बढ़ा है, आपकी एक्टिविटीज बढ़ी है, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा है। क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे बढ़ सकता है, प्रॉफिट कैसे इंक्रीज हो सकता है? या तो आपने सेल्स बढ़ाया या तो कॉस्ट घटाया। कॉस्ट घटाने का चांस नहीं है क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वहां पे ज्यादा चेंजेस आप नहीं कर सकते। और सेलिंग प्राइस आप ज्यादा नहीं बढ़ा सकते क्योंकि मार्केट कॉम्पिटिटिव होता है। अगर ज्यादा प्राइस बढ़ाओगे तो माल बिकेगा नहीं आपका। तो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ने का कारण क्या होएगा? नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट्स आपने सेल के बढ़ा दिए तो ग्रॉस प्रॉफिट विल इंक्रीज। तो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ना और घटना इज एन इंडिकेटर कि आपका बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है या कॉन्ट्रैक्ट। करेक्ट? ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ना मतलब बिजनेस अच्छा करना है, इट इज एक्सपैंडिंग, इंक्रीजिंग, मोर यूनिट्स यू आर सेलिंग। ग्रॉस प्रॉफिट कम होना मतलब बिजनेस इज shrinking, it is contracting. Is it clear? Now if I don't remove that loss from here, I let it be over here, what will happen? This is no, I think 15 लाख का एक्सपेंस है, 3.5 लाख का सेल है, 1.5 लाख का लॉस दिखेगा, मुझे लगेगा बिजनेस खराब कर रहा है। बट इज इट अ जेन्युइन रीजन कि बिजनेस खराब कर रहा है? नहीं, ये तो लॉस बाय फायर है, ये वन टाइम है, ये घड़ी घड़ी होने वाला नहीं है। तो गलत सिग्नल दे देगा कि भैया फोकट का लगेगा बिजनेस खराब कर रहा है, बट बिजनेस खराब नहीं कर रहा है, ये तो लॉस बाय फायर है, ये तो वन टाइम है, ये हर साल होने वाला नहीं है। तो उसके लिए जो वन टाइम वाली चीजें होती है, वन टाइम वाली मतलब गुड्स सेल्स के अलावा कहीं पे भी और चला जाए, चाहे वो लॉस बाय फायर हो, चाहे वो लॉस बाय फ्लड्स थेफ्ट हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल्स हो, चाहे वो विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज हो, ये सारे खर्चे हर साल होंगे कंसिस्टेंट बेसिस पे कि नहीं? ओकेजनल, वेरी रेयर थिंग, कभी कभी होता है। तो वो कभी कभी वाली चीजें आप क्या करते हो? ट्रेडिंग में से हटा के कहां डाल देते हो? सो दैट आपका जो जजमेंट ऑफ प्रॉफिट रहेगा वो मोर और लेस कांस्टेंट रहेगा। फिर आप श्योर हो, हाँ अभी अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो बिजनेस इज डूइंग गुड, या प्रॉफिट बढ़ रहा है तो एक्टिविटीज बढ़ रहा है, प्रॉफिट घट रहा है तो एक्टिविटीज कम हो रहा है, तो आप इजीली उसको कंपेयर कर पाओ। ग्रॉस प्रॉफिट विल बी इजीली कंपेयर, दैट इज वन ऑफ द रीजन। सेकेंड रीजन, आपका जो सेलिंग प्राइस होता है ना, वो कैसे डिटरमाइन होता है? जो बनाने का कॉस्ट है उस पर आप मार्जिन लगाते हो फिर बेचते हो। तो अगर बनाने के कॉस्ट के अंदर लॉस को भी डाल दूं, बनाना गुड्स का बनाने का कॉस्ट है ये, इसके अंदर लॉस को भी पड़ा रहने दूं तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, सेलिंग प्राइस भी बढ़ जाएगा। तो बायर को लगेगा अरे ये तो महंगा गुड्स है, ठीक है ले लिया उसने, नेक्स्ट ईयर लॉस होगा, लॉस बाय फायर वापस होगा नेक्स्ट ईयर? नहीं होगा, हर साल तो होने वाला नहीं है। तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा? कॉस्ट कम हो जाएगी तो प्राइस भी कम हो जाएगा, तो बायर को लगेगा अरे सस्ता हो गया। नेक्स्ट ईयर वापस सपोज सैंपल पे दिया और रहने दिया इसके अंदर,
तो वापस कॉस्ट बढ़ जाएगी, प्राइस भी। बायर कंफ्यूज, ये क्या हो रहा है? हे मां माता है, एक साल इसका प्राइस बढ़ रहा है, एक साल प्राइस घट रहा है, एक साल प्राइस बढ़ रहा है, एक साल प्राइस घट रहा है। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब कोई भी चीज खरीदने जाते हो कोलगेट पेप्सोडेंट शॉप में, आज एक 50 रुपए की मिल रही है, कल उठ के 60 रुपए की, वापस 50 रुपए की, वापस 60 रुपए की। अब इट इज अ कंफ्यूजन थिंग फॉर द बायर। वो बायर निकलने जाएगा दूसरा से, क्योंकि उसको भी अपना हिसाब किताब मेंटेन करना है, वो आपके हिसाब से अपना क्रेडिट लाइन देख रहा है। इसीलिए abnormal items are never a part of trading account. Abnormal items are never a part of trade. मतलब गुड्स अगर कहीं abnormal जगह पे जा रहा है, वो जल गया या सैंपल के तौर पे दे दिया या घर पे लेके गए, उसको आप ट्रेडिंग में रहने नहीं देते, उसको निकाल के कहां फेंक देते? पीएनएल में रख दो। पीएनएल में इनकंसिस्टेंट आइटम्स चले, क्योंकि वो गुड्स के कॉस्ट को इफेक्ट करने वाला, आपके सेलिंग प्राइस को इफेक्ट करने वाला नहीं। बात समझ में? ऐसा है। सो इस रीजन से सबका एंट्री तो सिंपल है, इफेक्ट भी सिंपल है, लॉजिक पीछे इंपॉर्टेंट है। लॉजिक क्या है? अब नॉर्मल आइटम्स कभी भी ट्रेडिंग का हिस्सा होना नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? 2 रीजन। नंबर 1, ग्रॉस प्रॉफिट की कंसिस्टेंसी इफेक्ट हो जाती है, क्योंकि किसी साल में ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा, किसी साल में ग्रॉस प्रॉफिट कम दिखेगा। दैट इज नंबर 1। डिड यू गेट दैट पॉइंट? वो कम होगा अगर मैं इसको अब नॉर्मल को रहने दूं। दूसरा, प्राइस, सेलिंग प्राइस। अगर आप इधर रहने देते हो तो कॉस्ट के ऊपर मार्जिन लगा के आप बेचते हो, तो वो मार्जिन तो आप प्रॉफिट उतना ही रखोगे, हर साल थोड़ी चेंज करोगे। मार्जिन 30%, 25% जो प्रॉफिट है, बट आपका कॉस्ट चेंज होगा। इधर कॉस्ट 1 लाख है, 1 लाख पे 20,000 लगा रहा हूं, 1,20,000 का सेलिंग प्राइस होगा। इसी साल 1.5 लाख हुआ, 1.5 लाख पे 20,000, 1,70,000 प्राइस हो जाएगा। इसी साल 80,000 हुआ, 80,000 पे 20,000 हुआ, 1 लाख का प्राइस हो जाएगा। तो प्राइस विल कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग, सो बायर्स विल गेट कंफ्यूज्ड। ये कैसा पॉसिबल नहीं, ठीक है। So that's why in order to avoid those uncertainties in selling price and your gross profit, आप क्या करते हो? यहां से abnormal items निकाल देते हो, कहां डाल देते हो? पीएनएल। कुछ पीएनएल में, कुछ ड्रॉइंग्स में अगर घर पे लेके गए तो इसका इफेक्ट क्या करना है? लॉस बाय फायर टू परचेज। परचेज का मतलब खाली इसमें परचेज कॉस्ट नहीं पड़ा, इसमें और प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंस पड़ा। तो वापस क्या करने का? माइनस करने के बदले क्या करने का? क्रेडिट साइड। क्लोजिंग स्टॉक कैसे करते हो? वैसे ही। क्रेडिट में लॉजिक समझा? हर एक चीज से माइनस नहीं करना है, क्योंकि अगर वो जो मोबाइल जला है उसका कॉस्ट 1 लाख नहीं है, कितना है? 1.5 लाख। तो उसमें ये भी पड़ा, ये भी पड़ा, ये भी पड़ा, तो मैं इधर लिख देगा बाय गुड्स लॉस्ट बाय फायर 1.5 लाख, और इधर डाल देगा पीएनएल में टू लॉस बाय फायर 1.5। इज इट क्लियर? इधर से कॉस्ट रिमूव करके इधर डाल दिया। हाँ, अभी मैं सेफ है। अभी मैं क्या दिखा रहा है? 9 यूनिट्स का परचेज, 9 यूनिट्स का सेल, मैचिंग भी फॉलो हो गया ऑटोमेटिकली, और प्राइस भी मेरा कंसिस्टेंट रहा। प्राइस भी फ्लक्चुएट होने का सवाल नहीं। कल उठ के 2 मोबाइल चले गए, दोनों का कॉस्ट निकाल दूंगा। 8 का कॉस्ट, 8 का सेलिंग प्राइस, प्राइस विल ऑल्सो रिमेन कंसिस्टेंट, कॉस्ट विल ऑल्सो रिमेन कंसिस्टेंट, जीपी विल ऑल्सो रिमेन कंसिस्टेंट। इज दिस क्लियर? दैट्स सो लॉस बाय फायर टू परचेज लिखते थे आप, बट परचेज के अंदर सिर्फ परचेज वैल्यू नहीं है गुड्स का, ऑल प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जस्ट लाइक क्लोजिंग स्टॉक। अंडरस्टूड? सो loss by fire to goods lost by fire. What is the one effect whenever goods are going in haywire direction? What is one effect? एक effect for sure है, goods जा रहा है, ट्रेडिंग है। फिर रीजन देखो कहां जा रहा है। सपोज गुड्स जल गया तो लॉस बाय फायर इज पीएनएल। सपोज गुड्स सैंपल में दिया तो व्हाट इज द एंट्री फॉर गुड्स गिवन एज सैंपल? एडवर्टाइजमेंट टू परचेज या गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। तो एक इफेक्ट ट्रेडिंग क्रेडिट, दूसरा इधर पीएनएल डेबिट एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि वो भी इनडायरेक्ट है, वो भी हर साल होने वाला। एक मोबाइल सैंपल पे दे दिया, हर साल थोड़ी सैंपल लोगे, कभी कभार दे दो, नया प्रोडक्ट होता है तब। तो ट्रेडिंग क्रेडिट, पीएनएल डेबिट। अगर गुड्स समझो घर पे लेके गए, ड्रॉइंग्स किया, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, तो व्हाट इज द एंट्री? ड्रॉइंग्स टू परचेज या गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। तो वन इफेक्ट इज ट्रेडिंग क्रेडिट, यहां से तो हटाओ, और घर पे लेके गए तो क्या हो गया? ड्रॉइंग्स बोले तो कैपिटल में से माइनस कर दो, वो एक्सपेंस नहीं है, वो सीधा घर पे गया, तो यहां से हटाया और घर पे। तो एंट्रीज कैपिटल टू परचेज।
परचेज घटा, कैपिटल घटा, सीधा नेट इफेक्ट। समझ में आया? तो वही है ड्रॉइंग्स टू परचेज का मतलब। ट्रेडिंग क्रेडिट यहां से हटाओ, हर साल होने वाला नहीं है और घर पे देंगे, तो ड्रॉइंग्स। और एक हो सकता है गुड्स गिवन है सैलरी। नटू काका बागा को मोबाइल फोन दे दिया आपने, सैलरी के जगह मोबाइल फोन दे दिया, तो व्हाट एंट्री यू पास? सैलरी टू परचेज। तो क्या करोगे, सैलरी में ऐड कर दो इधर और यहां से हटा दो। तो लॉजिक क्या है, डायरेक्ट को घटाने का और इनडायरेक्ट को बढ़ाने का लॉजिक समझ में आया? ट्रेडिंग में कोई भी अबनॉर्मल आइटम रहना नहीं चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए? अगर रहने दोगे तो आपका प्राइस भी फ्लक्चुएट होगा और आपका ग्रॉस मार्जिन भी फ्लक्चुएट होते रहेगा, जो आप खुद अपने बिजनेस को कंपेयर नहीं कर पाओगे और बायर भी कंफ्यूज करता रहेगा, छोड़ देगा आपसे खरीदने का। इज दिस क्लियर? समझा? ऐसा है, ठीक है। तो 4 एडजस्टमेंट्स। नंबर 1, गुड्स लॉस्ट बाय फायर फ्लड स्टेप। व्हाट आर द 2 इफेक्ट्स? ट्रेडिंग क्रेडिट, trading credit, all of you got that? Goods given as samples, advertisement to goods. So trading credit, we are subtracting from debit side, but instead of subtracting we are writing on credit side. Why? सब में से माइनस करने का लफड़ा नहीं, एक साथ क्रेडिट में लिखो, बात तो वही है। So trading credit, P&L debit, advertisement, got it? Goods withdrawn for personal use, trading credit and drawings, minus from capital. And goods given as salary, trading credit, P&L debit, salary में सबका कंसेप्ट 3 तो P&L debit में, एक कैपिटल ड्रॉइंग। समझा? समझते? All of you take sum number 3. बड़ा फास्ट, कैथरीन जी का। Following is the trial balance of Mrs. Catherine on 31st March 2011. Prepare trading and P&L for 31st March 2011 and balance sheet. Stock on 1/4/2010 is 25,000. बताओ कौन सा स्टॉक है ये 1/4/2010 का? ओपनिंग स्टॉक। Where do you write opening stock? ट्रेडिंग डेबिट, बहुत बढ़िया। ड्रॉइंग्स कैपिटल में से माइनस, करेक्ट। परचेजेस ट्रेडिंग डेबिट, सेल्स रिटर्न्स माइनस फ्रॉम सेल्स टीसी, करेक्ट। सैलरीज P&L डेबिट, रेंट एंड टैक्सेस, सिर्फ रेंट एंड टैक्सेस दिया है, P&L डेबिट। फैक्ट्री रेंट एंड टैक्सेस ट्रेडिंग डेबिट। इंश्योरेंस मतलब क्या है इंश्योरेंस का? इंश्योरेंस प्रीमियम, सो इट्स P&L डेबिट। वेजेस ट्रेडिंग डेबिट TD। बिल्डिंग एसेट, कैरेज सिर्फ कैरेज दिया है, ट्रेडिंग सिर्फ कैरेज दिया है मतलब इनवर्ड, ट्रेडिंग डेबिट। मशीनरी एसेट, डेटर्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स एसेट्स, कैश इन हैंड एसेट्स, बैड डेट्स